हेलो एवरीवन, दिस इज अमित यादव। वेलकम टू टॉपर बनो। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। जैसा कि आपको मालूम है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो उसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, उसमें हमने पिछले वीडियो में जैसे कि हमने अपने को बताया था कि हमने उसमें देखा था कि फेडरिक सोरियो जो इमेज बनाए थे उससे क्या आइडिया निकला था। उस सभी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल इंट्रोडक्शन बात की थी, डिटेल में बात की थी। और मुझे लगता है कि अगर उस पर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से लिख पाएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से किस तरह से एक राष्ट्र का जो आइडिया है वो किस तरह से आता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी आपको समझ में आ जाएगा। अब आप सोचें कि मतलब इसी वीडियो को देखने के बाद पूरा चैप्टर आप समझ जाए, तो मतलब कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक वीडियो में मैं एक टॉपिक इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि हर एक टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में है। अगर एक ही वीडियो में सब कुछ मैं बनाने लगूँ तो हो सकता है कि वो सारी चीज़ें बाउंस हो जाए, कुछ समझ में ना आए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। अगर जिसने क्लास 9th में अच्छे से फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं पढ़ा है तभी कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर आपको अच्छे से समझाएंगे। तो देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो होता है वो 14 जुलाई 1789 को आउटब्रेक होता है। जैसा कि आपको पता है कि जो बेस्टाइल का फोर्ट था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब 1789 में होता है तो उसके बाद फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। तो देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही जो नेशनलिज्म का पहला एक कह सकते हैं कि क्लियर एक्सप्रेशन, या कह सकते हैं कि क्लियर जो उसकी भावना है, ठीक है, जो आइडियोलॉजी है वो निकल कर आती है। अब नेशनलिज्म क्या होता है तो वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ पर भी मैं बता दे रहा हूँ कि नेशनलिज्म को अगर आप सिंपल वर्ड में कहना चाहें कि सिंपल वर्ड में क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि नेशनलिज्म जो है आपका आपका जो है अपने देश के प्रति जो राष्ट्र देशभक्ति की भावना है, ठीक है, जो सेक्रीफाइसेस हैं, जो प्यार है, वही नेशनलिज्म है। एक तरह से कह सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि आप अपने मतलब कि देश को आप अपने जब भी अपने देश के बारे में सोचते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि मैं इसके लिए कुछ कर गुजरूँ, मतलब कि इसके लिए कुछ त्याग कर चूँ, या फिर मतलब कि आपको ऐसा लगता होगा कि मैं इस देश का हिस्सा हूँ। तो ये जो भावना है यही नेशनलिज्म है। या फिर आप इसे दूसरी तरह से कह सकते हैं कि जब एक एरिया में रहने वाले लोगों को, ठीक है, जितने भी लोग हैं उन लोगों को लगे कि हम सभी एक हैं। अब वो बेस हो सकता है कि उनके लैंग्वेज के बेसिक्स पे कि वो एक भाषा बोल रहे हो, या फिर हो सकता है कि वो एक ही रीजन में रह रहे हैं, एक ही टेरिटरी में रह रहे हैं, इसलिए कह सकते हैं। अलग अलग कारण हो सकते हैं, उनकी हिस्ट्री सेम हो सकती है, उनका कल्चर सेम हो सकता है, इसलिए कह सकते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि नेशनलिज्म वह आइडियोलॉजी है, वह भावना है। एक तरह से कह सकते हैं कि नेशनलिज्म एक फीलिंग है किसी भी व्यक्ति की अपने देश के प्रति, ठीक है। तो जो नेशनलिज्म का पहला जो मतलब कि कह सकते हैं कि क्लियर एक्सप्रेशन जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही आता है। अब किस तरह से आता है तो वो देखिए। तो द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट कम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो पॉलिटिकल चेंजेज आते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज आते हैं, उससे क्या होता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक कह सकते हैं कि जो प्रभुसत्ता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो शक्ति है वो ट्रांसफ़र होता है। अब क्या इसमें कहने की बात है, मतलब कि मैं क्या कहना चाहता हूँ तो उसे आप अच्छे से समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ उसमें। तो देखिए जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है तो वहाँ का जो पॉलिटिकल चेंजेज आते हैं, वहाँ पर पॉलिटिकल चेंजेस क्या आते हैं तो वहाँ पर आपको मालूम होगा कि अगर आपने क्लास 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब होता है तो उसके पहले लुई 16 रूल कर रहा था वहाँ पर, यानी कि राजाओं का मोनार्की थी वहाँ पर। लेकिन जब रिवॉल्यूशन करते हैं तो उसके बाद नेशनल असेंबली आती है। तो एक तरह से जो पावर है वो किंग के पास से, लुई 16 के पास से नेशनल असेंबली के पास शिफ्ट होती है। उसके बाद क्या होता है कि और आगे जब रिवॉल्यूशंस होते हैं, उसके बाद जब रिवॉल्यूशंस आगे डिमांड होता है, मतलब कि आगे रिवॉल्यूशंस होता है तो नेशनल असेंबली के बाद जैकविन क्लब्स आते हैं। और जैकविन क्लब्स को जब कोर्ट के द्वारा मतलब कि एक बार मतलब कि जुलाई 1794 में जुलाई 1794 में मतलब कि एग्जीक्यूट कर दिया जाता है देशद्रोह की वजह से। तो उसके बाद डायरेक्टरी आती है जो कि 5 मेंबर्स की बनी होती है, और उसके बाद जो है नेपोलियन बोनापार्ट आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो पावर है, ठीक है, जो पावर है वो चेंज हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है एक एक मतलब कि लोग के साथ कह सकते हैं कि दूसरे के साथ। सबसे पहले मोनार्की थी, उसके बाद नेशनल असेंबली आई, फिर जैकविन क्लब आया, फिर डायरेक्टरी आई, फिर नेपोलियन बोनापार्ट आया, फिर किंग आ जाते हैं।
तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल है वहाँ पर पॉलिटिकल चेंजेज आए, अब उसके साथ साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी आए। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस क्या क्या है, तो पहले जो थी, तो पहले मोनार्की थी, तो उस समय कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। लेकिन जब 1789 में रिवोल्यूशन आता है, तो उसके बाद फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब कि जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी हो और मोनार्की भी हो, ठीक है। एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इन दोनों वर्ड के बीच में डिफरेंस जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनती है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस में भी चेंजेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि 1789 के बाद जो फ्रेंच रिवोल्यूशन होता है, उसमें जो फ्रेंच रिवोल्यूशन होता है उससे एक तरह से पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज आते हैं, और यही लीड करता है नेशनलिज्म के आइडियोलॉजी के राइज होने का, ठीक है। तो यहीं से स्टार्टिंग होता है। अब मैं आपको एक चीज़ इस वीडियो में और भी बताऊंगा कि आखिर फ्रेंच रिवोल्यूशन जो है मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो रिवोल्यूशन है वो सबसे पहले फ्रांस में ही क्यों हुआ, वो क्यों नहीं और दूसरे कंट्री जैसे जर्मनी वगैरह इन सभी कंट्रीज में क्यों नहीं हुआ, आखिर फ्रांस में वो रिवोल्यूशन क्यों होता है। इस पर क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस पर भी आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ था। तो चलिए उसके आगे अगर आप देखें तो देखिए मोनार्की से क्या होता है, पावर जो है मतलब कि जो सोवरेनिटी है, पावर जो है मोनार्की से पहले क्या होता है, मतलब कि बॉडी ऑफ सिटीजन जो वहाँ के मतलब कि नागरिक थे उनके पास आ जाता है। तो एक तरह से क्या है, ये पावर का ट्रांसफर ही तो हो रहा है। फ्रेंच रिवोल्यूशन में क्या होता है, शिफ्ट ऑफ पावर, मतलब कि पावर जो है वो शिफ्ट हो रहा है। लेकिन अब इतना सब मतलब कि मान लीजिए इतना तो देखें, लेकिन कह सकते हैं कि अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लेकिन मान लीजिए कि ये तो हो गया कि रिवोल्यूशन से मतलब कि क्या क्या चीज़ वहाँ पर चेंजेज आए, लेकिन जब बात हो रही है कि नेशन की, तो नेशन क्या होता है, एक नेशन क्या होता है। तो नेशन आपने पिछले वीडियो में मैंने आपको नेशन के बारे में भी बताया था कि नेशन इज अ फॉर्म बाय दी कॉमन लैंग्वेज आइडेंटिटी। ये अर्नेस्ट रेनन, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अर्नेस्ट रेनन के बारे में, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बॉक्स बताया था कि अर्नेस्ट रेनन बताते हैं कि व्हाट इज नेशन, एक नेशन क्या होता है। तो बताते हैं कि नेशन जो है एक कॉमन लैंग्वेज, रेस और रिलीजन और एक कॉमन टेरिटरी से फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं या फिर कहें कि नेशनलिज्म क्या होता है, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी तो होती है नेशनलिज्म। तो इन लोगों के बीच में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी किस तरह से आती है, फ्रेंच पीपल के बीच में जो लोगों के बीच में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्यों आती है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है द फ्रेंच रिवोल्यूशन, सॉरी चैप्टर नहीं, टॉपिक का नाम है द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन से एक राष्ट्र का आइडिया किस तरह से आया। अब राष्ट्र क्या होता है, तो राष्ट्र कॉमन आइडेंटिटी होती है, लोगों के बीच में एक सामान्य आइडेंटिटी कह सकते हैं कि समान चीज़ें जो हैं वही तो मतलब कि राष्ट्र होता है, तभी तो एक राष्ट्र बनता है। तो वो किस तरह से लोगों के बीच में आया, तो उसे हम आगे देखते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि हाउ द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल क्रिएटेड। तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि हर एक चीज़ टॉपिक पॉइंट वाइज पॉइंट, अगर आप ये पॉइंट वाइज पॉइंट लिख देते हैं तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो देखिए हाउ कॉमन आइडेंटिटी स्प्रेड इन फ्रांस। तो सबसे पहला तो द आइडियाज ऑफ ला पैट्रिया फादरलैंड एंड ले सिटियन सिटीजन एम्फेसाइज्ड द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी इन ज्वाइनिंग इक्वल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर दो वर्ड जो मतलब कि बहुत ही अलग है, एक ला पैट्रिया और एक ले सिटियन। तो ला पैट्रिया का मतलब होता है फादरलैंड। अब फादरलैंड का क्या मतलब, जैसे कि हम अपने इंडिया को मतलब कि भारत माता कहते हैं ना, कि मतलब अपने पूरी धरती को पूरा भारत माता कहते हैं, तो इसलिए इस तरह से कह सकते हैं कि हम अपने इंडिया को मदरलैंड कहते हैं। उसी तरह से फ्रांस में क्या है कि वहाँ पर लोगों फादरलैंड कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर है फादरलैंड क्या होता है। और ले सिटियन, तो जो ये आइडिया आया कि मतलब कि सभी नागरिक एक ही फादरलैंड पे मतलब कि एक ही फादर के संतान है और उन्हीं की धरती पे रहते हैं, ठीक है। ये आइडिया जो है ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो एक यूनाइटेड कम्युनिटी का विचार जो है वो बनाता है। अब किस तरह से, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर इंडिया में आप देखें, तो अगर आप इंडिया में देखें तो क्या होता है, जब भी आप सोचते हैं कि मतलब कि भारत माता के मतलब कि यह धरती हमारा हिंदुस्तान, तो उसमें आप हमारा हिंदुस्तान कहते हैं ना, मतलब कि वो जो हिंदुस्तान है वो उसमें कई सारे लोग रहते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है कि उसमें बहुत सारे लोग एक साथ जो रहते हैं, तो वो सभी लोग एक हैं, मतलब कि वो सभी लोग, वो ऐसा नहीं है कि वो सभी लोग वो दूसरा सोचते हैं कि हम दूसरे के संतान हैं, वो सभी यही सोचते हैं कि हम भारत माता की संतान है। तो इसी तरह से ये जो आइडिया कि हम सभी एक ही पिता के संतान है, जो फादरलैंड हमारी मतलब कि हमारा जो फादरलैंड है और उन्हीं के संतान हम जो हैं, उन्हीं के नागरिक हम हैं, ये जो एक विचार जो है ये मतलब कि कह सकते हैं कि ये एक यूनाइटेड कम्युनिटी को मतलब कि कह सकते हैं कि आइडिया को लाता है, ठीक है।
और उसके बाद देखिए ए न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। अब क्या किया जाता है कि एक नए फ्लैग जो कि ट्राई कलर, अब जो फ्लैग होता है, अगर आप फ्रांस का फ्लैग अगर आप देखें तो किस किस कलर होता है फ्रांस का? सबसे पहले बताइए नेशनल कलर कौन सा होता है? आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में नेशनल कलर, तो वो होता है ब्लू वाइट रेड। ठीक है, ब्लू वाइट रेड फ्रांस का नेशनल कलर होता है, तो उसी कलर का उसका फ्लैग भी होता है। तो एक नया फ्लैग जो है ट्राई कलर ब्लू वाइट रेड, उसे चूज किया जाता है और जो वहाँ का रॉयल स्टैंडर्ड का फ्लैग था, मतलब कि जो वहाँ पर मोनार्क था, वो उस मतलब कि वो अपना जो एक रॉयल स्टैंडर्ड की तरह जो फ्लैग यूज करते हैं उसे रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। तो यहाँ पर देखिए जो स्टेट जनरल था, जो स्टेट जनरल कौन था? तो सबसे पहले आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको मालूम होगा कि वहाँ पर जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में डिवाइड थी। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकेंड स्टेट नोबल, और थर्ड स्टेट में जो मतलब कि जो लोअर क्लासेस के लोग थे, पीजेंट्स वगैरह, जो ये सारे लोग जो आते थे। तो स्टेट जनरल जो है वो हेड किया जाता था फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के द्वारा। तो जो स्टेट जनरल था, अब वो किससे इलेक्ट होने लगा? एक्टिव सिटीजन से, और उसका नाम बदल के रख दिया गया नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली उसका नाम बदल के रख गया। तो यहाँ पर क्या दिखा जा रहा है, मतलब कि एक तरह से देखें तो लोकतांत्रिक की बातें हो रही हैं, मतलब कि डेमोक्रेसी की बात हो रही है। तो एक तरह से यही सारे आइडिया जो हैं ये मतलब कि फ्रांस के लोगों के बीच में फैलता है, जिससे उन्हें लगता है कि हम सभी एक हैं, हम सभी समान अधिकार पा रहे हैं, इसलिए हम सभी एक है। जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर छोड़ दिया इंजॉइनिंग इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो सभी समान अधिकारों से रह रहे थे, तो उन्हें मतलब ऐसा लगता था कि हम सभी एक हैं। ठीक है, और वही जो एकता है, मतलब कि यही जो फीलिंग कि हम सभी एक हैं, यही तो एक नेशन स्टेट को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो रहा है ना कि मतलब कि किस तरह से जो आइडियाज़ हैं वो किस तरह से स्प्रेड होते हैं और किस तरह से एक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन मतलब आगे चल के हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टायर्स कॉम्बोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। अब नए जो गीत वगैरह हैं, जो राष्ट्रगान वगैरह हैं, वो सब सारे कंपोज किए जाते हैं। जैसे कि आपने क्लास 9th में एक राष्ट्रगान पढ़ा होगा मार्शलिस। ठीक है, जो कि फ्रांस का एक तरह से कह सकते हैं कि नेशनल एंथम भी है। तो मार्शलिस, नए जो हाइम्स वगैरह हैं, नए राष्ट्रगीत जो हैं वो सारे कंपोज किए जाते हैं। ओथ्स टेकन, जो शपथ है वो सारे लिए जाते हैं। मार्टायर्स कॉमरेटेड, मतलब शहीदों को याद किया जाता है। और ये सब किस चीज़ के लिए किया जाता है? ये राष्ट्र के नाम पे किया जाता है, राष्ट्र के नाम पे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territories। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लाया जाता है और सभी के लिए, सभी नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ को जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का क्या मतलब है? तो देखिए जैसे कि देखिए आपके एक मतलब किसी समझने के लिए आप इंडिया सबसे एक अच्छा एग्जांपल है। अगर आप इंडिया के देखें तो कई सारे स्टेट में डिवाइड है। उसके साथ साथ क्या है, उन स्टेट पर मतलब कि उन स्टेट पर भी मतलब कि चीफ मिनिस्टर रहते हैं, और उन सभी का एक सेंट्रल कनेक्शन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ है। तो एक तरह से कह सकते हैं सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है। उन सभी को एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रोल करता है। तो यही जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को लाया जाता है। ठीक है, और सभी के लिए, सभी नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म लॉज लाए जाते हैं। फिर देखिए इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। उसके साथ साथ देखिए इंटरनल कस्टम ड्यूटीज मतलब कि उसमें क्या होता था कि जैसे एग्जांपल लें तो उसमें क्या होता था कि अलग अलग जो है, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर हम अच्छे से समझ ना पाएंगे। तो देखिए तो उस समय क्या होता था, जैसे कि मैं यहाँ पर एक यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए उस समय क्या होता था कि जैसे मान लीजिए पूरा राष्ट्र है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इसके अंदर क्या होता था कि छोटे छोटे स्टेट, जैसे आप स्टेट की तरह से ही समझ लीजिए पूरा है। ठीक है, ये छोटे छोटे कबीलों में डिवाइडेड था। उसमें जो स्टेट थे वो पूरा एक राष्ट्र नहीं थे, छोटे छोटे कबीलों में डिवाइडेड थे। तो यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर कुछ लोग मतलब कि सेंट्रलाइज्ड इंटरनल कस्टम, यहाँ पर कुछ बैरियर्स लगे रहते थे, यहाँ पर कुछ बैरियर्स लगे रहते थे, यहाँ पर कुछ बैरियर्स लगे रहते थे। तो मान लीजिए अगर एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है जिसे अगर कोई ट्रेड करना है, मतलब कि यहाँ से कोई सामान खरीदना है, यहाँ पर सप्लाई करना है, फिर यहाँ पर से यहाँ पर सप्लाई करना है, यहाँ से पर सप्लाई करना है, तो उसे क्या करना पड़ता था कि इन सभी ट्रेड बैरियर्स को पार करना था। इन
इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ जो है मतलब कि जो देश के अंदर जो कस्टम ड्यूटीज़ लगी हैं इन सभी को मतलब से गुजरना पड़ता था। अब यहाँ पर होता क्या था, तो इन अलग अलग कस्टम जो इन अलग अलग जो ट्रैफिक टैरिफ बैरियर्स थे, इनका अलग अलग मतलब कि कह सकते हैं कि टैक्स देना पड़ता था। तो अगर मान लीजिए ये एक व्यक्ति है जिसे कोई मतलब कि व्यवसाय करना चाहता है, कोई ट्रेड करना चाहता है, तो इसका पूरा प्रॉफिट तो इनको टैक्स देते देते ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है कि ये सारे जो मतलब इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ मतलब कि देश के अंदर जितने भी इस तरह के चीज़ें थे, इन सभी को क्या किया जाता है, एबॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को हटा दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड। अब ड्यूज क्या होता था, तो जैसे कि उस समय क्या होता था कि लैंड ऑनर्स जो होते थे वो छोटे पीजेंट्स पे मतलब कि अपना कर्ज लगा कर रखे थे, और उन्हीं कर्ज की वजह से वो छोटे पीजेंट्स जो हैं उनके अंदर काम करने पड़ते थे, उन्हें जो काम करना पड़ता था एक तरह से उन्हें बाउंडेड लेबर की तरह काम करवाते थे। अब आपने क्लास 9th सिविक्स में पढ़ा होगा कि बाउंडेड लेबर क्या होता है। जो डेमोक्रेटिक राइट्स वाला चैप्टर था उसमें पढ़ा होगा। बाउंडेड लेबर उसे कहते हैं जो मतलब कि पूरे जीवन के लिए उन्हें मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि वो अपना नौकर बना ले, और उसे कुछ पैसा वगैरह नहीं देते हैं, केवल खाने पीने को जो हो जाता है वही दे देते हैं। तो एक तरह से बाउंडेड लेवल की तरह, बाउंडेड लेबर की तरह उन्हें काम करवाते थे। तो ये सारे जो ड्यूज वगैरह थे कि उन पर हमारा तुम पर ड्यूज है इसलिए तुम हमारे अंदर काम करो, तो इन सभी को एबोलिश कर देते हैं, जिससे जो पीजेंट्स हैं वो फ्री हो जाते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों से फ्री हो जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, मतलब कि जो लोगों को मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों को आज़ादी मिल रही है। तो ये सारा मतलब कि एक कह सकते हैं कि ये सारे जो आइडिया हैं यही रूप लेते हैं एक राष्ट्र बनाने को। ठीक है, उसके बाद देखिए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। अभी मैंने जैसे बताया कि अलग अलग स्टेट्स डिवाइड होते हैं, तो उसी तरह से उनका अलग अलग जो टैक्सेस होते हैं उसके साथ साथ ही उनका अलग अलग मेजरमेंट भी था। मतलब कि एक जगह पर कोई दूसरा मेजरमेंट था, तो एक जगह पर कोई दूसरा मेजरमेंट था। अभी आप आगे पढ़ेंगे एल। ठीक है, एल एक कपड़े नापने की मेजरमेंट है। ठीक है, एक यूनिट है जिसका न्यूरेमबर्ग में कोई दूसरा मतलब कि इसका दूसरा ज़्यादा यूनिट होता था। जैसे न्यूरेमबर्ग में लगभग इसका 65 सेंटीमीटर होता था, वहीं कहीं दूसरे जगह पे जैसे हमबर्ग में वहाँ पर 55 सेंटीमीटर होता था। तो इस तरह से ये जो डिफरेंसेस थे यूनिट और मेजरमेंट्स थे, ये मतलब कि कह सकते हैं कि व्यापारियों की इससे बहुत ज़्यादा घाटा होती थी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता था, इन सभी चीज़ों को एबॉलिश कर दिया जाता है, जिससे कि मतलब कि उन्हें हेल्प मिलती है अपने मतलब कि ट्रेड करने में। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए रीजनल डिलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटेन इन पेरिस बिकम ए कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन। अब रीजनल डिलेक्ट्स मतलब कि कई सारे मतलब कि धर्मों को लेकर मतलब कि डिलेक्ट्स वगैरह थे, उन सभी को ख़त्म कर दिया जाता है। फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो पेरिस में बोली जाती थी, इसीलिए क्या किया जाता है कि ये पूरे राष्ट्र के लिए एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया जाता है। तो इस तरह से क्या देख सकते हैं कि जो एक राष्ट्र होता है वो कॉमन लैंग्वेज, कॉमन आइडेंटिटी, इन्हीं सब चीज़ों से फॉर्म होता है। तो यहाँ पर एक कॉमन चीज़ को लेकर, कॉमन नेशनल फ्लैग को लेकर, कॉमन लैंग्वेज को लेकर, कॉमन हाइम्स वगैरह को लेकर, इन सभी चीज़ों को जोड़कर कह सकते हैं कि राष्ट्र का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से किस तरह से आपको समझ में आ गया कि आखिर एक कॉमन आइडेंटिटी है, जो मतलब कि एक कॉमन विचारधारा जो है वो फ्रांस में किस तरह से फैलता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक इमेज है हमारे सामने, फिगर 2 है जो आपके बुक में दिया होगा। तो द कवर ऑफ द जर्मन एल्मेनेक डिजाइंड बाय द जर्नलिस्ट एंड्रियज रेमनन इन 1798। तो ये कवर है जो कि 1798 में एंड्रियस रेवेनन के द्वारा मतलब कि बनाया जाता है। अब इसमें क्या है, तो इसमें आप देखेंगे तो ये बैस्टिल का किला है। अब यहाँ पर क्या दिखाया जाता है कि ये जो मतलब कि ये लिखा है, मैं इसे पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। तो देखिए ये बैस्टिल का किला है, जिस तरह से मतलब कि बैस्टिल का किला जो है सिटीजन्स के द्वारा, फ्रांस के लोगों के द्वारा उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसी तरह से यहाँ पर एक जर्मनी का मतलब कि एक फोर्ट दिया गया है। और इस जर्मनी का क्या नाम है, जर्मन प्रोविंसेस ऑफ कसेल। कसेल का ये किला है। ठीक है, कसेल किस का किला है जो कि डेस्पोटिक रूल को मतलब कि एक डेस्पोटिक रूल को मतलब कि सिंबल की तरह काम कर रहा है। और आपको यह भी पता होगा कि बैस्टिल का किला भी, बैस्टिल के किले के भी लोग इसलिए सॉरी, बैस्टिल के किले के लोग भी इसलिए डिस्ट्रॉय कर दिए थे क्योंकि मतलब कि वो एक राजा का सिंबल था। ठीक है, उसी तरह से इसे भी लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एक मतलब कि नारा देते हैं, द पीपुल मस्ट सीज देयर आउन फ्रीडम। मतलब कि एक नारा देते हैं लोग कि मतलब कि लोगों को अपने
लोगों को अपनी स्वतंत्रता को खुद मतलब कि हथियाना होगा, ठीक है। यही यहाँ पर जो गोज गोज कर लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये जर्मन भाषा में लिखा है, वही ये स्लोगन है, ठीक है। उसका इंग्लिश में मतलब ये है। चलिए आगे देखते हैं, ये भी आपको क्लियर होगा। अब देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो आइडिया आता है नेशन का, वो यूरोप में फैलता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप आगे जाकर आप एक मतलब कि आगे आगे जाकर एक आप स्टेटमेंट सुनेंगे व्हेन द फ्रांस नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, जो कि ड्यूक मैटरनिस कहते हैं। अब ड्यूक मैटरनिस कहते हैं, ये चिंतित मत होइएगा, आगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जो आइडिया निकलता है राष्ट्र का, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पूरे यूरोप में फैल जाता है। किस तरह से फैलता है तो वो देखिए। तो देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद जब नेशनल असेंबली बनती है, तो उसके बाद जैकबिन क्लब्स बनते हैं। अब जैकबिन क्लब्स में क्या होता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आराम मिली थी, बहुत ज़्यादा आज़ादी मिली थी। जो गरीब पीजेंट्स वगैरह थे, उन सभी को बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारी चीज़ के अधिकार मिले थे। जैसे कि नेशनल असेंबली थी, तो उसमें क्या हुआ था कि सभी मेंस को वोटिंग राइट नहीं मिली थी। जो 25 वर्ष से सॉरी, जो 25 वर्ष से ऊपर थे, उन्हीं को केवल वोटिंग राइट मिली थी। और उसमें भी जो लगभग 3 दिनों तक जो लेबर होते हैं, उनके वेजेस के लिए उतने वेज के तक टैक्स पे कर सकते हैं, उन्हें केवल वोटिंग राइट मिली थी। तो उसके बाद जब जैकबिन क्लब आता है, तो उसमें क्या होता है कि 21 वर्ष से जितने भी ऊपर लोग थे, उन सभी को वोटिंग राइट मिल जाती है। तो यहाँ पर जैकबिन क्लब्स में लोगों को बहुत सारे अधिकार मिले थे। तो ये जो जैकबिन क्लब्स फ्रांस में बनते हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए यूरोप के जितने भी अदर कंट्रीज़ थे, यूरोप के मतलब कि उसमें कोई कंट्रीज में नहीं था, तो यूरोप के जितने भी अदर कंट्रीज थे, मतलब कि अदर किंगडम्स वगैरह थे, उन जगहों के लोग भी सोच रहे थे कि ये हमारे यहाँ भी आए, ये सिस्टम हमारे भी यहाँ भी आए, हम भी अपने सरकार को खुद चुने, ऐसा सिस्टम वो भी चाहते थे। तो अब होता क्या कि फ्रेंच आर्मीज विच मूव इनटू द हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड एंड मच ऑफ द इटली इन 1790। तो उसके बाद क्या होता है कि फ्रांस की आर्मीज़ जो हैं, वो नेपोलियन बोनापार्ट के अंडर में, और नेपोलियन बोनापार्ट अभी आप पढ़ेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट के अंडर में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड मच ऑफ इटली 1798 में मूव करती है। क्योंकि मतलब कि अब ये मूव क्यों करती है, तो ताकि वो जो आइडिया है उसे फैला सके। अब देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि यूरोप के अदर कंट्रीज़ के जितने भी जहाँ के जो भी लोग हैं, वो चाहते हैं कि ये सिस्टम हमारे यहाँ है, और फ्रेंच आर्मीज चाहती हैं कि हम अपना मतलब कि साम्राज्य जो है बढ़ाएं। तो इस तरह से क्या होता है कि फ्रेंच आर्मीज जो है वहाँ पर मूव करती हैं, और अपने साथ उस आइडिया को भी ले जाती हैं। वहाँ पर भी वही सारी चीज़ें जो हैं लागू किए जाते हैं। अब उसके बाद देखिए, आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरीज वार द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म अबॉर्ड। अब जैसे रिवोल्यूशन वार्स मतलब कि आउटब्रेक होते हैं, फ्रेंच आर्मीज जो हैं, फ्रेंच आर्मी मतलब कि नेशनलिज्म के आइडिया को और भी फैलाती जाती हैं। अब नेपोलियन एंड हिज रूल, मतलब ये सारी चीज़ जो है नेपोलियन के अंडर में किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, कहानी को अच्छे से समझिए कि मतलब कि यूरोप के जितने अदर कंट्रीज थे, मान लीजिए यहाँ पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये है फ्रांस, ठीक है, ये यूरोप के अदर सारे किंगडम्स वगैरह उसमें कंट्री में नहीं बने थे, मान लीजिए। अब फ्रांस में क्या हो रहा है कि वोटिंग राइट्स, मतलब कि वोटिंग राइट्स सबको मिल रहे हैं, उसके साथ साथ ही और सारे कई सारे अधिकार मिल गए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर किंग रूल कर रहा है। तब ये लोग भी सोच रहे थे कि मतलब कि जो फ्रांस में जो सारी चीज़ें हुए हैं, वही सारी चीज़ें हमारे यहाँ भी हो, हमारे यहाँ से भी राजा को हटाया जाए, हमें भी अधिकार मिले, हमें भी प्रॉपर्टी को अपने सेव करने के अधिकार मिले। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये जो है इनको बुलाते हैं और ये जाते हैं, और ये भी चाहते थे कि हम अपने साम्राज्य को बढ़ाएं। इसकी वजह से क्या होता है कि ये इनके साथ जाते हैं और नेशनलिज्म के आइडिया को भी फैलाते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं, चलिए उससे पहले देखते हैं। तो देखिए, नेपोलियन जो है पहले फ्रांस में आता है, उसके बाद धीरे धीरे जो मतलब कि वो अपने आइडिया को एक्सपेंड भी करता है, और धीरे धीरे वो पूरे यूरोप में मतलब कि अपने आइडिया को एक्सपेंड करता है, और यूरोप पे पूरा मतलब कि अपना कब्जा कर लेता है। तो देखिए, नेपोलियन करता क्या है, तो नेपोलियन सेट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। तो नेपोलियन जो है कई सारे रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करता है यूरोप में पूरे, जो कि वो पहले ही फ्रांस में इंट्रोड्यूस कर चुका था, और उन्हीं के बेसिस पे जो फ्रांस में पहले इंट्रोड्यूस किया था, उसी की वजह से पूरे यूरोप के लोग मतलब कि वो चाहते थे कि हमारे यहाँ भी आए, ठीक है। अब आपको समझ में आया, देखिए आगे देखिए। थ्रू ए रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड he had incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient। अब देखिए,
एक तरह से कह सकते हैं कि पहले जो नेशनल असेंबली था तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट धीरे धीरे चल रही थी मतलब कि, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि फिर से मोनार्की आ जाती है। नेपोलियन मोनार्की, तो मोनार्की मतलब कि राजाशाही तो ही लेके आता है। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि मोनार्की तो आ रही है, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं मोनार्की जब आ रही है तो डेमोक्रेसी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेगी। लेकिन उसके बावजूद भी नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से मतलब कि ये लोग मतलब कि इसे समझते थे कि मतलब कि ये नहीं उसे मतलब कि अपोज करते थे कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, तो देखिए जो पीजेंट्स वगैरह थे, जो किसान वगैरह थे, जो फ्रांस के लोग थे या फिर पूरे यूरोप के लोग थे, वो क्या चाहते थे कि वो चाहते थे कि हमें आज़ादी मिले, ठीक है। और वो नेपोलियन दे रहा है, तो उन लोगों को उससे मतलब नहीं था कि डेमोक्रेसी हो नहीं हो या नहीं, उन्हें ये मतलब था कि वो जो चाहते हैं वो उन्हें मिले। तो सारा कुछ जो है नेपोलियन उन्हें दे रहा है, मतलब कि अभी आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ मतलब कि करता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नेपोलियन ऐसा क्या करता है कि लोग डेमोक्रेसी को छोड़कर उसके पीछे भागते हैं, ठीक है। तो वो चलिए हम देखते हैं, तो वो करता क्या है। तो वो करता है सिविल कोड ऑफ 1804, सॉरी 1804। अब ये सिविल कोड ऑफ 1804 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो देखिए सिविल कोड जो होता है इसे हम नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें भी पूछा जा सकता है वो, या फिर 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो याद रखिएगा सिविल कोड को ही नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। कई बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट्स यहाँ से शुरू होंगे, यहाँ पर मेन पॉइंट्स यहाँ से शुरू होंगे। तो यहाँ पर देखिए नेपोलियन एबोलिश्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। अब देखिए नेपोलियन करता है कि करते क्या हैं, तो जितने भी जन्म से ही विशेषाधिकार मिले हुए थे क्लर्जी और नोबल को, वो सारे खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब यही तो पीजेंट्स वगैरह चाहते थे, क्योंकि पीजेंट्स के ऊपर वो रूल करते थे, वो चाहते थे कि किसी तरह से ये हट जाए। तो देखिए मतलब कि इस तरह से पीजेंट्स के वो हित में काम कर रहा है, तो वो लोग मतलब कि ऐसा थोड़ी चाहेंगे। देखिए अब डेमोक्रेसी भी आई थी तो उन लोगों को कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं था, क्योंकि पीजेंट्स जो गरीब वगैरह थे उन लोगों को मतलब वोटिंग राइट तो मिली नहीं थी। केवल जो टैक्स पे कर सकते थे, जो पैसे वाले थे, उन्हीं को वोटिंग राइट भी मिली थी। तो इस तरह से आप देखें तो नेपोलियन जो है उन्हें डेमोक्रेसी से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, तो नेपोलियन के पीछे जाहिर सी बात है वो भागेंगे, ठीक है। तो नेपोलियन क्या करता है, वो जितने भी जन्म से प्रिविलेजेस मिले हुए थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है, एबोलिश कर देता है। इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून सबके लिए बराबर है, वो इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। नेपोलियन जो है वो क्लर्जी नोबल इन सभी के लिए, पीजेंट्स वगैरह के लिए कानून सबको बराबर कर देता है। और यही सारी चीज़ें जो हैं वो पीजेंट्स वगैरह चाह भी रहे थे, थर्ड स्टेट के लोग चाह भी रहे थे। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, तो उसमें क्या था कि जितने भी प्रॉपर्टी था उन सभी पर जो है वो क्लर्जी और नोबल का रूल था। और उसमें जो है एक तरह से कह सकते हैं कि पीजेंट्स वगैरह जो है बाउंडेड लेबर की तरह काम कर रहे थे। तो अब क्या होता है कि जो नेपोलियन है तो वो आता है, तो वो कहता है कि जितने लोग जिस फील्ड पर काम कर रहे हैं उन सब वो फील्ड जो है उन्हीं का हो गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उनके पास प्रॉपर्टी भी आ जाती है, उनको प्रॉपर्टी का भी अधिकार मिल जाता है। तो एक तरह से देखें जो नेपोलियन है उनके हित में काम कर रहा है, और इसी वजह से पूरे यूरोप के लोग चाहते थे कि नेपोलियन हमारे यहाँ भी आए। लेकिन ये बाद में पासा पलट जाता है, अभी हम देखेंगे, पहले इसे समझ लेते हैं। उसके बाद देखिए नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मैनोरियल ड्यूज। तो ये क्या है, अब देखिए नेपोलियन क्या करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड कर देता है। अब इसे समझने के लिए फिर से हम एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि नेपोलियन जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था उसे बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड कर देता है। तो उस समय क्या था, मान लीजिए पूरा का पूरा, अगर ये पूरा कर सकते हैं फ्रांस है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, उसमें फ्यूडल सिस्टम चल रहा था। फ्यूडल सिस्टम क्या मतलब है, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम चल रहा था। फ्यूडल सिस्टम मतलब होता है सामंतवाद, ठीक है, सामंती व्यवस्था। तो मान लीजिए जैसे ये फ्रांस है पूरा, ठीक है, जैसे ये फ्रांस है मान लीजिए पूरा, तो इसमें क्या होता था कि छोटे छोटे मतलब कि सामंत, मतलब कि एक एक जगह पर एक एक लैंड लॉर्ड्स, यहाँ पर लैंड लॉर्ड्स रहते थे। देखिए यहाँ पर इस पूरे पर मतलब कि एक का कंट्रोल होता था, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर कुछ लोगों का कंट्रोल होता था, यहाँ पर एक का कंट्रोल रहता था। अब इन सभी के अंदर पीजेंट्स वगैरह काम करते थे, ठीक है, इन सभी के अंदर पीजेंट्स वगैरह काम करते थे। अब ये जो है इन पर कंट्रोल रखता था।
तो उसमें क्या होता था कि एक तरह से कह सकते हैं कि सामंती व्यवस्था क्या था, तो मतलब कि जो किंग है वो अपने सामंतों को बैठा कर रखा था, मतलब कि एक तरह से ये ऐसा क्यों करता था, क्योंकि ताकि अपने काम को आसान बना सके। मतलब कि अगर ये अकेले रहेगा तो पूरा अच्छे से देख नहीं पाएगा, इसलिए अपने अपने जगह पर मतलब कि यहाँ पर किसी दूसरे को बैठा दिया था, यहाँ पर किसी दूसरे को बैठा दिया था, ताकि सब कुछ अच्छे से काम करें। तो एक तरह से करें तो मतलब कि वहाँ पर क्या होता था कि एक तरह से करें कि तो डिवीज़न जो है बहुत ही मतलब कि सिंप्लीफाइड नहीं था, ठीक है। अलग अलग मतलब कि ब्रांच में कह सकते हैं कि अलग अलग लैंड ओनर्स यहाँ पर मतलब कि रहते थे अलग अलग जगह पर। तो यहाँ पर नेपोलियन क्या करता है कि कहता है कि इन सभी को हटाओ, केवल एक एक ही रूल करेगा पूरे। तो इन सभी को हटाया जाता है, अब पूरा मतलब कि इस पूरी जगह पर केवल अब एक ही का कंट्रोल रहेगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि किसी चीज़ का झंझट नहीं रहेगा, ठीक है। अब इस पर क्या कहता है ये कि पूरा इसी एक ही का कंट्रोल रहेगा, और वो कौन था? नेपोलियन, ठीक है। तो इस चीज़ को पूरा वो ख़त्म कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है, पूरा पूरा सिंपल बना देता है, ठीक है। उसके बाद ही देखिए, उसके बाद देखिए एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, अभी मैंने बताया फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर देता है। एंड मेक पीजेंट्स फ्री फ्रॉम द सर्वडोम एंड मैनोरियल ड्यूज। तो अभी जो बताया मैंने यहाँ पर मतलब कि इसके अंडर इन सभी के अंडर पीजेंट्स वगैरह काम करते थे। तो अब इन सभी को जो अबोलिश कर देता है, जो मतलब कि जो लैंड ऑनर्स वगैरह रहते थे, लैंड लॉर्ड्स वगैरह रहते थे, जो उन सभी को जब ख़त्म कर देता है तो जो पीजेंट्स वगैरह थे वो सभी आज़ाद हो जाते हैं। तो इस चीज़ को वो पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, तो पीजेंट्स जो हैं पूरी तरह से आज़ाद हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके आगे देखिए, तो मैनोरियल ड्यूज जो मैनर वगैरह थे, तो यहाँ पर जो लैंड ऑनर वगैरह थे वो जो उन्हीं को मैनर कहा गया, तो उनके जो मैनर कहते थे कि हमारा तुम्हारे ऊपर ड्यूज है, हमारा तुम्हारे ऊपर कर्ज है, इसलिए तुम हमारे अंदर काम करो। तो ये सारे ड्यूज को ये ख़त्म कर देते हैं, जिससे पीजेंट्स आज़ाद हो जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए इन टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। और देखिए जो टाउन्स वगैरह में ग्रुप्स बनाकर, गिल्ड मतलब होता है ग्रुप बनाकर जो काम करना का मतलब कि होता है, उन सभी पर रेस्ट्रिक्शंस लगे थे, तो उन सभी को हटा दिया जाता है, जिससे मर्चेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि देखिए मर्चेंट्स मतलब जब ग्रुप बनाकर फ़ायदा करते हैं, मतलब कि जब व्यापार करते हैं, तो उन्हें और भी प्रॉफिट होता है। क्योंकि अगर एक ही ग्रुप के कई सारे मतलब कि मर्चेंट्स वगैरह हैं, तो वो एक साथ अगर मतलब कि हर चीज़ में वो अपना देखें, एक इलाके के लोग, तो अच्छे से काम कर पाएंगे। तो इसलिए जो ग्रुप्स जिससे मतलब कि मर्चेंट्स वगैरह को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है, लोग ग्रुप्स बनाने की जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थे उन सभी को हटा दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया जाता है। अब इन सभी चीज़ों से पेजेंट्स, आर्टिस्ट, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन जितने भी लोग थे, उन्हें एक नए तरह का फ्रीडम को इंजॉय कर रहे थे। यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स, एक कॉमन नेशनल करेंसी वाज अडॉप्टेड। उसमें क्या था कि अलग अलग पूरा फ्रांस जो है या पूरा पूरा यूरोप जो है छोटे छोटे कबीलों में डिवाइडेड था। तो इससे मतलब कि पीजेंट्स वगैरह को या फिर मर्चेंट्स वगैरह को बहुत सारी दिक्कतें होती थी, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग करेंसी चलती थी, अलग अलग वेट एंड मेजर्स रहते थे। वो क्या करता है कि जितने भी हर जगह के मतलब कि जितने भी जगह थे उन सभी पर एक यूनिफॉर्म लॉज, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स को इंट्रोड्यूस करता है, कॉमन करेंसी ला दिया जाता है। तो ये पूरा था सिविल कोड ऑफ 1804, जिसे नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, सभी को अच्छे से लिखिएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। आप ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड, मेन पॉइंट्स आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मुझे आपको अब लगता है कि आपको इसमें से मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन आता है, तो आप आसानी से बता पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हाउ वर द इन द एरियाज कॉन्कर्ड द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन ऑफ द फ्रेंच रूल वाज मिक्स्ड। लेकिन देखिए ये सारी चीज़ें जब करता है नेपोलियन, मतलब कि पूरे यूरोप में करता है, पहले तो ये सारा चीज़ फ्रांस में इंट्रोड्यूस करता है, फिर उसके बाद यूरोप में भी पूरा इस सभी चीज़ को लागू कर देता है। लेकिन इससे होता क्या कि कई जगह पर मतलब कि लोग उसके मतलब कि खिलाफ हो जाते हैं। अब क्या होता है, तो देखिए इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज Holland and Switzerland, as well as in certain cities like the Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the French armies were welcome as the harbingers of liberty। यहाँ पर क्या कह रहा है कि शुरुआती समय में क्या होता है कि कई सारे जगहों पर, जैसे हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड में, कई सारे सिटीज़ में, जैसे ब्रुसेल, मैनेज, मिलान और वर्साओ में फ्रेंच आर्मीज़ को पहले तो लाइबर्टी का मतलब कि कह सकते हैं कि आज़ादी का एक तरह से कह सकते हार्बिंगर्स की तरह से मतलब कि उनका वेलकम किया जाता है, आज़ादी लाने वाले दूत की तरह से उनका मतलब कि वेलकम किया जाता है। लेकिन बाद में ही यही जो खुशी थी, ठीक है, यही जो खुशी थी वो दुश्मनी में बदल जाती है।
but this initial enthusiasm soon turned into the hostility as it became clear that new administrative arrangement did not go into the hand with political freedom। तो यही जो खुशी थी, जो ये मतलब कि उत्साह था, ये दुश्मनी में बदल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, forced conscription into the French armies required to conquer the rest of the Europe all seemed to outweigh the advantages of the administrative changes। तो देखिए ये सारे जो उत्साह था वो मतलब कि दुश्मनी में क्यों बदल जाती है? क्योंकि देखिए अब होता क्या है कि जो नेपोलियन था वो उसका होमलैंड, इस तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से होमलैंड जो था वो फ्रांस था। तो अब क्या होता है कि फ्रांस तो मतलब कि उसका होमलैंड था, लेकिन और दूसरे जहाँ जगहों पर जाता था एक तरह से उसकी जीती हुई जगह थी, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए वो इन्वाइट करके दूसरी जगह पर गया, तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो उसकी जीती हुई जगह थी। तो वहाँ पर वो अपने तरह से रूल करता था, वहाँ पर टैक्स वगैरह बढ़ा दिया था, कई सारे टैक्स बढ़ा दिए जाते, सेंसरशिप मतलब कि लागू कर दिया गया था। सेंसरशिप का क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आप पब्लिश नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले वो गवर्नमेंट के पास जाएगी, वहाँ पर देखा जाएगा कि ये सही चीज़ है या नहीं। मतलब कि जिस तरह से आप जैसे फिलोसफर वगैरह अपने आइडियाज़ को पब्लिश करते हैं, जिससे मतलब कि लोग उत्साहित हो, लोग मतलब कि अपने आज़ादी के लिए लड़ें, तो ये सारी चीज़ों पर मतलब कि बैन कर दिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों से मतलब कि जो यूरोप के अदर कंट्री, अदर एरियाज़ में जो लोग रहते थे, उन्हें मतलब कि लगता है कि इससे अच्छा तो हमारा मतलब कि मोनार्की था, उसमें मतलब कि हमारे ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज तो नहीं था, मतलब कि इतना सेंसरशिप वगैरह नहीं था, वो था तो एक मतलब कि कह सकते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या रह गया है। तो इससे वजह से फिर से वो मतलब कि कह सकते हैं कि इसके खिलाफ, बिल्कुल ही खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है तो वो देखिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक पेंटिंग दिया गया है, ये एग्जांपल में मतलब कि आप आपके बुक में दिया गया है, तो आप एक बार इसे एक बार आपको मैं पढ़ा भी दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए जर्मनी है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक प्लांटिंग ए ट्री ऑफ द लाइबर्टी इन द जुएनबेरिक बर्नी जर्मनी, ज्वेब्रकेन जर्मनी में एक जगह है, ठीक है। अब इसका प्रिंट क्या है मैं आपको साधारण भाषा में बता दे रहा हूँ। तो इस प्रिंट में बताया गया है कि जो लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, पीजेंट्स के कार्ट पर चढ़कर जो फ्रेंच आर्मीज है, फ्रेंच आर्मीज को आप इसमें मतलब कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ब्लू वाइट और रेड कलर का उनका मतलब कि है, वो ब्लू वाइट रेड कलर के मतलब कि पहने वगैरह हैं। और इस प्रिंट को जो है कार्ल कास्पर फ्रिट्ज ने पेंट किया है, जो कि उनका ऑक्यूपेशन था, जो कि ज्वेब्रेकेन में ही रहते हैं। फ्रेंच आर्मीज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है ब्लू वाइट रेड यूनिफॉर्म में। ब्लू वाइट रेड यूनिफॉर्म जैसे आप देख सकते हैं, ये सारे फ्रेंच आर्मीज हैं। अब ये फ्रेंच आर्मीज क्या हुए हैं, यहाँ पर आप लेफ्ट में देखेंगे तो जर्मन पीजेंट्स वगैरह के जो कार्ट हैं उन पर चढ़ गए हैं, उसे तोड़ फोड़ दिया है। सेंटर में देखेंगे तो आप वुमेंस वगैरह को जो है मतलब कि उन्हें परेशान कर रहे हैं। इधर आप देखेंगे तो पीजेंट्स को घुटनों पर लगाए हैं। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि वहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो वहाँ पर मतलब कि अब यहाँ पर होता क्या है कि स्टार्टिंग में मतलब कि यूरोप के अदर का रीजन के लोग जो थे वो सोचते थे कि फ्रेंच आर्मी जाएंगे, हमारे यहाँ के मोनार्की को हटाएंगे और हम एक तरह से हम नई आज़ादी को मतलब कि हमें नई आज़ादी मिलेगी। लेकिन इसका होता है और बिल्कुल ही उल्टा, वो मोनार्की को तो वहाँ एग्जिस्टिंग मोनार्की को तो हटाते हैं, लेकिन वहाँ पर अपने खुद रूल करने लगते हैं और उसे पूरा बदल देते हैं और उनके मतलब कि और भी उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस वहाँ पर आते हैं। तो ये था पूरा चीज़। और यहाँ पर देखिए अब इसकी वजह से होता क्या है कि मतलब कि जो दुश्मनी में बदल जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि लोग उसके अगेंस्ट रिवोल्ट करने लगते हैं। फिर क्या होता है कि नेपोलियन को यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ में, यूरोप के जितने भी रीजन में मतलब कि उसने मतलब कब्जा किया था, उसे छोड़कर भागना पड़ता है। और फिर से वो भाग कर आता है कहाँ पर, फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस उसका होमलैंड था, फ्रांस से ही स्टार्ट किया था। तो उसे वो भागना पड़ता है। ये मतलब कि ये सारी मतलब कि उसके खिलाफ लोग रिवोल्ट करने लगते हैं और उसे भाग कर फिर से फ्रांस में आना पड़ता है। तो यहाँ पर एक इमेज और दिया गया है, यहाँ पर देखिए इस कुरियर को नेपोलियन से मतलब कि डिनोट किया गया है, जिसमें नेपोलियन मतलब कि इसके पीछे से देखें तो एक एक चिट्ठी करके मतलब कि एक चिट्ठी जो है वो छूट रही है, और इस चिट्ठी को डिनोट किया गया है एक एक रीजन से, कह सकते हैं कि एक एक रीजन से। तो देखिए लिपजिग के वॉर के बाद ये सारे छूट रहे हैं। तो ये था हमारा पूरा वीडियो, आशा आपको ठीक लगा होगा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।